हाय स्टूडेंट्स। तो आज हमारी एचटेट साइकोलॉजी की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हिंदी में हम कहेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। पर मनोविज्ञान के संप्रदाय पर जाने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मनोविज्ञान आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। क्योंकि ये तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट अपने आप ही निखर के सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो लोगों ने उस पर रिसर्चेस की होगी, काम किया होगा, तभी एक अलग स्ट्रीम निकल के आई जिसको हमने कहा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का पार्ट माना जाता है कि साइकोलॉजी फिलॉसफी से निकला है। तो हम लिखेंगे कि साइकोलॉजी was earlier a part of philosophy। हिंदी में हम लिखेंगे मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा होता था। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा होता था। तो हमें पता चल गया कि जो साइकोलॉजी है वो पहले फिलॉसफी का पार्ट था। अब हम ये देखते हैं कि फिलॉसफी इस वर्ड के, या फिर हम कहें कि सब्जेक्ट के फादर को, या फिर हम कहें फाउंडर को क्या कहेंगे हम, क्या है उनका नाम। तो फिलॉसफी के फादर थे एरिस्टोटल। इन्होंने फिलॉसफी के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर काम किया था। तो फिलॉसफी के फादर एरिस्टोटल थे, और फिलॉसफी से ही क्या निकला हमारा साइकोलॉजी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी के फादर हम एरिस्टोटल को मान सकते हैं, क्योंकि फिलॉसफी से ही निकला साइकोलॉजी, और फिलॉसफी के फादर एरिस्टोटल। फादर को हम हिंदी में कहेंगे जनक। किसके जनक? फिलॉसफी के जनक। कौन है? अरस्तु। तो हमें ये 2-3 पॉइंट्स याद हो गए कि साइकोलॉजी आया कहां से। साइकोलॉजी पहले फिलॉसफी का पार्ट था। तो फिलॉसफी के सब्जेक्ट को हमें देने का श्रेय किसके पास जाता है? एरिस्टोटल के पास। तो हम फिलॉसफी के जनक किसे कह देंगे? अरस्तु को, एरिस्टोटल को। और कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि फिलॉसफी में से ही साइकोलॉजी निकला है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के फादर कौन हो सकते हैं? एरिस्टोटल हो सकते हैं। पर क्या रियलिटी में ऐसा ही है? क्या फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी, या फिर हम कहें फादर ऑफ साइकोलॉजी, हम एरिस्टोटल को मानते हैं आज के टाइम पे? तो ऐसा नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या रीजन रह सकता है कि ऐसा क्यों है कि अरस्तु को हम फाउंडर नहीं मान रहे हैं, या फिर फादर नहीं मान रहे हैं। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो कि है साइकी प्लस लोगोस। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज वर्ड। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, और साइकोलॉजी को हम ऐसे 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, साइकी प्लस लोगोस। तो साइकी का क्या मतलब होता है? साइकी का मतलब है सोल। हिंदी में हम लिखेंगे आत्मा, ठीक है। और लोगोस का क्या मतलब है? स्टडी। हिंदी में हम लिखेंगे अध्ययन। तो क्या डेफिनेशन बन गई इसकी? साइकोलॉजी की डेफिनेशन बन गई स्टडी ऑफ सोल, या फिर हम कहें आत्मा का अध्ययन। ये है साइकोलॉजी का मतलब। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये फेमस कैसे हुआ। क्यों? फिलॉसफी का पार्ट था,
तो क्या जरूरत पड़ गई कि साइकोलॉजी को हमने एक अलग स्ट्रीम के तौर पे निकाल लिया। तो देखते हैं क्या हुआ कि लोगों ने इस आत्मा के ऊपर अध्ययन किए, कई लोगों ने मन के ऊपर अध्ययन किए। तो ऐसे अध्ययन करते करते ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस होता गया। लेकिन फिर 1879 में विलियम वुंट ने एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी खोली। विलियम वुंट ने क्या खोला? एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक प्रयोगशाला। विलियम वुंट ने एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी खोली और ये जो है इनका ये जो काम है कि इन्होंने लेबोरेटरी खोली और फिजिकल तौर तरीके से ये इसके ऊपर रिसर्चेस करने लग गए। इसकी वजह से जो हमारा साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा फेमस होने लगा पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो इसको हम लिखेंगे इन 1879 William Wundt opened the first experimental laboratory of psychology in Leipzig, Germany. लिप्जिग नाम की जगह जो कि जर्मनी में है, यहाँ पे इन्होंने अपनी पहली नहीं पूरे वर्ल्ड की पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी खोली 1879 में। और इसके बाद ही ये फील्ड साइकोलॉजी की जो फील्ड है ये बहुत ज्यादा फेमस होती चली गई। और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया होगा अपनी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में, इसीलिए विलियम वुंट को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसको कहेंगे हम? विलियम वुंट को। हिंदी में हम लिखेंगे प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? यहाँ से विलियम वुंट हो गए। तो ये तो हमने देखा कि साइकोलॉजी फेमस कैसे हुई। अब जैसे कि हम देखते हैं कि कोई चीज मान लो किसी ने किसी चीज की खोज कर दी और वो चीज फेमस हो गई, तो पूरे वर्ल्ड वाइड उस पर रिसर्चेस किए जाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और लोग नई नई चीजें खोजते हैं। वैसे ही साइकोलॉजी भी जब मार्केट में आई, जब लोगों ने देखा कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी फील्ड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं सक्सेस के, तो हम कैसे इस फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज और अलग अलग सोच के साथ आए और उन्होंने अलग अलग स्कूल्स बनाए साइकोलॉजी के, जिसे हम बोलेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे कि ये साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब तो हमने देख लिया, इसका मतलब है आत्मा का अध्ययन। लेकिन ये वर्ड फर्स्ट टाइम दिया किसने, इसका यूज पहली बार किसने किया? तो साइकोलॉजी वर्ड वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय रुडोल्फ बोफेल। हिंदी में हम लिखेंगे कि साइकोलॉजी नाम पहली बार रुडोल्फ बोफेल द्वारा दिया गया था। कब? 1590 में। 1590 में रुडोल्फ बोफेल आए और उन्होंने कहा कि इसको फिलोसफी से अलग करते हैं, इसको हम साइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में लेबोरेटरीज खुलने लगी तो साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्चेस की। अब हमने ये देखा था कि एरिस्टोटल ने ही फिलोसफी के जनक माना जाता है, एरिस्टोटल को ही। तो कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजी के जनक भी हम एरिस्टोटल को कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक ये देखा कि साइकोलॉजी के जो प्रायोगिक साइकोलॉजी के जनक हम किसको कहेंगे? विलियम वुंट को। तो एक इंसान आए जिनका नाम था केलर। केलर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। हर प्रकार की साइकोलॉजी, अलग अलग फील्ड्स में है साइकोलॉजी भी, तो हर प्रकार की साइकोलॉजी के जनक हम किसको कहेंगे? केलर को। जैसे हमने देखा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, तो इन सब के जनक को अलग अलग हैं आज के टाइम पे साइकोलॉजी में। लेकिन केलर ने बात की कि मैं तो सभी को एरिस्टोटल ही मानूंगा क्योंकि फिलोसफी से ही तो अलग हुआ है साइकोलॉजी। फिलोसफी के फादर अगर एरिस्टोटल है तो साइकोलॉजी के फादर भी तो एरिस्टोटल होंगे। तो केलर ने कहा एरिस्टोटल इज द
फादर ऑफ ऑल टाइप ऑफ साइकोलॉजी। हिंदी में हम लिखेंगे कि केलर ने कहा अरस्तु ही सभी प्रकार के मनोविज्ञान के जनक हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हमें पता चला कि फिलॉसफी जो है उसके जनक अरस्तु हैं, और इसीलिए क्योंकि फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी निकली है तो अरस्तु ही सभी प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो यहां तक की बात हमें समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि रिसर्चेस होनी शुरू हुई। रिसर्चेस होनी शुरू हुई तो अलग अलग स्कूल्स आए। अब स्कूल से भी पहले क्या आएंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज में बट गए। तो हमारे पास दो चीजें आई कि एक तो होता है लोगों का समूह और एक होता है आइडियाज का समूह, कि भाई बहुत सारे आइडियाज एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सिस्टम। साइकोलॉजी में अब हमारे पास दो चीजें देखने के लिए मिली, एक है सिस्टम और एक है स्कूल। तो सिस्टम क्या है? आइडियाज का समूह, ग्रुप ऑफ आइडियाज, ठीक है। सारे आइडियाज हमने एक जगह जहां पे इकट्ठे कर दिए, वो है हमारा सिस्टम। और स्कूल क्या है? स्कूल है लोगों का समूह। अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज के जरिए अलग अलग जगहों में बट गए, अलग अलग हिस्सों में बट गए, तो उन्हें हमने कहा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो क्या है ये? लोगों का समूह। तो हमें समझ आ गया कि स्कूल क्या होता है, हमें समझ आ गया कि साइकोलॉजी क्या होता है। तो अब हम हमारा टॉपिक देखेंगे आज का, जो कि है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो इसमें जो सबसे पहला संप्रदाय आता है या फिर हम कहें सबसे पहला स्कूल आता है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। नंबर 1 स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संरचनावाद। और इस संरचनावाद जो स्कूल है, ये हमें इस पे सबसे पहले रिसर्च किसने की, किसकी वजह से हमें ये संरचनावाद पढ़ना पड़ रहा है? उनका नाम है विलियम वुंड, जिन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी खोली थी 1879 में लिप्जिग जर्मनी के अंदर। स्ट्रक्चरलिज्म गिवन बाय विलियम वुंड। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर क्या क्या बातें होती है वो हम देखेंगे। अब इसके ऊपर रिसर्चेस तो की विलियम वुंड ने, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म नाम है, ये नेम किसने दिया? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म नेम इज गिवन बाय हुम। तो ये हमें दिया ईबी टिचनर के द्वारा। ईबी टिचनर ने हमें ये स्कूल दिया। अब संरचनावाद के अंदर किस चीज के ऊपर बात की हुई? स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर बात हुई स्ट्रक्चर की, कि कोई चीज कैसे काम करेगी निर्भर करता है उसके स्ट्रक्चर पर। कैसे? इसका एग्जांपल हम लेते हैं। हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमें एचटेट का एग्जाम क्लियर करना है, हम एचटेट के बारे में कब सोचना शुरू करेंगे? जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम देखेंगे कि हाँ हम इस बार एलिजिबल हैं, तो हम ये फॉर्म फिल कर देंगे। तो फॉर्म फिल कर दिया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर में चीजें चल रही कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, हमने सिलेबस देखा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? हम क्लासेस देखेंगे कि कहाँ से हमारा जो सिलेबस है वो पूरा हो सकता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम क्लासेस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट देंगे, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर में ही चल रहा है, सभी ऐसे ही काम करेगा। ये तो है नहीं कि आप क्लासेस से पहले रिवीजन करने लगे जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सारे काम एक स्ट्रक्चर में हो रहे हैं, और इसी की बात स्ट्रक्चरलिज्म में हुई। तो सारे काम अगर स्ट्रक्चर में हो रहे हैं तो वो हम हमारे दिमाग से कर रहे हैं, जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट है, जिसको हम कहेंगे चेतना। तो यहाँ पर चेतना की बात हुई, कॉन्शियसनेस, कि हम हमारे होशो आवाज में बिल्कुल सोच समझ कर काम करेंगे और वो एक स्ट्रक्चर में काम करेंगे।
स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी थी कि इंसान चेतना से काम करता है, सब कुछ सोच समझकर काम करता है और एक स्ट्रक्चर में काम करता है। कोई ना कोई तो उसकी संरचना होगी जिसमें वो काम करेगा। कि अगर उसे रोटी बनानी है तो वो पहले गेहूं लेगा, फिर उसे पिसवाएगा, उसके बाद उसका आटा बनने के बाद उसमें पानी डालकर वो रोटी बनाएगा और फिर उसे तवे पे सेकेगा। तो वो क्या हो गया, रोटी बनाने का एक स्ट्रक्चर हो गया कि रोटी हमेशा ऐसे ही बनेगी। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो हमें किसने दिया, विलियम वुंट ने। जो स्ट्रक्चरलिज्म का नाम है वो दिया ईबी टिचनर ने। और इसके अंदर किसकी बात की गई, तो इसके अंदर चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की बात की गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फूड आता है, वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को हम हिंदी में कहेंगे प्रकार्यवाद। सेकंड नंबर फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को हम हिंदी में कहेंगे प्रकार्यवाद। अब ये प्रकार्यवाद का स्कूल हमें किसने दिया, तो ये हमें दिया विलियम जेम्स ने। उन्होंने ये थ्योरी रखी कि स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर तो बहुत सारी चीजों का सेम हो सकता है, पर क्या रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, क्या हम असेसमेंट सेम कर पाएंगे, नहीं। हम ध्यान देंगे उसके फंक्शन पर। तो इसमें हम लिखेंगे कि स्ट्रक्चर से ज्यादा, दैट इज संरचना से ज्यादा, फंक्शनलिज्म पर ध्यान दिया, फंक्शंस पर ध्यान दिया। फंक्शंस मीन्स प्रकार्य, प्रकार्य पर ध्यान दिया। ये बात किसने की कि स्ट्रक्चर तो सेम भी हो सकता है पर रिजल्ट सेम नहीं हो सकता, असेसमेंट सेम नहीं हो सकता, हम स्ट्रक्चर से ज्यादा फंक्शन पर ध्यान देंगे। कैसे देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक लड़की का दिमाग है, ये एक लड़के का दिमाग है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। हमने बात की स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर तो सबके सेम है, पर क्या जो लड़की का दिमाग फंक्शन कर रहा है वही सेम फंक्शन लड़के का दिमाग करेगा। इसको हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि लड़की क्या है 97% मार्क्स, दोनों के दिमाग का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों ने मेहनत की होगी, एग्जाम दिए होंगे, लड़के के मार्क्स है 80%, ठीक है। अब ये कैसे फंक्शन करेंगे, जब लड़की के 97% मार्क्स आएंगे तो लड़की हो सकता है कि वो रोने लग जाए, मोस्टली लड़कियां रोती हैं 97% मार्क्स पे कि मेरे 3% मार्क्स किधर गए, लेकिन लड़का 80% पे भी खुश है कि शुक्र है मैं फेल नहीं हुआ। तो दोनों ने यहाँ पे अलग अलग फंक्शन किया, लेकिन जो उनका एग्जाम देने का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सेम था। कैसे था सेम, कि सबको उसी टाइम पे डेट शीट मिली गई, सबको उसी टाइम पे सेम स्ट्रक्चर में सेम क्वेश्चन पेपर मिला, सेम उनको आंसर शीट दी गई, फिर भी मार्क्स क्यों कम आए, क्योंकि उनके दिमाग का जो फंक्शन था वो दोनों का अलग था। उसने ज्यादा हार्डवर्क किया, उसने कम हार्डवर्क किया, इस वजह से दोनों का जो स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी रिजल्ट अलग आया। क्यों, उनके फंक्शंस अलग थे। अब हम फंक्शनलिज्म में किस चीज की बात करते हैं, वो है फंक्शंस ऑफ माइंड, दिमाग के प्रकार। कि हमारा दिमाग अलग अलग सिचुएशंस में कैसे अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके से प्रकार करता है। तो इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, हमने फंक्शनलिज्म के अंदर क्या उन्होंने हमें इम्पोर्टेंट थ्योरी दी, उन्होंने हमें थ्योरी दी कि कैसे हम अलग अलग सिचुएशंस में वास्तविक जीवन में समायोजन करते हैं। इसे हम लिखेंगे चेतना के साथ वास्तविक जीवन में कैसे समायोजन करते हैं। चेतना के साथ वास्तविक जीवन में कैसे समायोजन करते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे इन रियलिटी हाउ वी डील विद डिफरेंट सिचुएशंस थ्रू आवर कॉन्शियसनेस, और वी कैन से इन रियलिटी हाउ वी अडेप्ट थ्रू कॉन्शियसनेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, ये इनका एक फंक्शन हुआ, ये एक पॉइंट आ गया फंक्शनलिज्म के अंदर। हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस संप्रदाय के अंदर चेतना के साथ वास्तविक जीवन में कैसे समायोजन करें, इसकी बात की गई है। तो हमारा आंसर होगा फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद के अंदर। अब इसके साथ इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पे दो चीजों की बात की गई, एक है ब्रेन और एक है माइंड। तो हमें अब ये बताना है कि दोनों चीजें कैसे अलग हैं।
तो ब्रेन को इन्होंने क्या कहा, ब्रेन को इन्होंने कहा ब्रेन है हमारा हार्डवेयर और जो माइंड है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। माइंड को हम हिंदी में लिखेंगे मन और ब्रेन को लिखेंगे मस्तिष्क। ठीक है, तो अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हुआ, ये हम हमारे घर के एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर है तो जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो क्या है, वो हार्डवेयर है। लेकिन अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो, उसके अंदर विंडोज ना हो, तो क्या वो काम करेगा? नहीं, सारे फंक्शंस उसके कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। बट अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, अगर हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं है, सिर्फ हम विंडोज की फाइल अपने पेनड्राइव में लेके घूम रहे हैं, तो क्या हमारे पास एक कंप्यूटर हो गया, क्या हम वो काम कर सकते हैं? नहीं। तो हमारे लिए दोनों ही जरूरी है, ब्रेन और माइंड बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट ब्रेन वर्क एज हार्डवेयर एंड माइंड वर्क एज सॉफ्टवेयर। ये बात किसमें हुई, फंक्शनलिज्म के अंदर हुई। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वर्ल्ड में तो जो हमारी प्रायोगिक प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है वो दी गई विलियम वुंड के द्वारा, बट इंडिया में भी तो किसी ने पहली बार एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी खोली होगी, तो वो किसने खोली? इन इंडिया in 1916 एन सेन गुप्ता। एन सेन गुप्ता के द्वारा इंडिया के कलकत्ता में फर्स्ट लेबोरेटरी खोली गई। in 1967 by N Sen Gupta, the first experimental laboratory was opened। हिंदी में लिखेंगे 1916 में एन सेन गुप्ता द्वारा कलकत्ता के अंदर भारत की पहली प्रायोगिक प्रयोगशाला खोली गई। तो हमें पता चल गया कि इंडिया में कैसे आई एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। 1916 में एन सेन गुप्ता के द्वारा इंडिया के अंदर कौन लेके आए थे? एन सेन गुप्ता। और वर्ल्ड के अंदर कौन लेके आए थे? विलियम वुंड। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्कूल जो है वो है साइको एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद या फिर हम कहें साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, तो इसके नाम से ही हमें कहीं ना कहीं हिंदी में तो मतलब पड़ रहा है कि मनो से आ गया हमारा मन और विश्लेषणवाद से आ गया हमारा विश्लेषण। तो कहीं ना कहीं हमारे मन के विश्लेषण की बात हो रही है। ये स्कूल दिया किसके द्वारा गया था? तो ये स्कूल दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने बात की साइको एनालिसिस की। इसके अंदर इन्होंने क्या बात की कि हम किसी भी व्यक्ति के सपनों के द्वारा, उनकी मजाक करने के तरीके के द्वारा या फिर उनके उच्चारण, शब्दों के उच्चारण के द्वारा विश्लेषण करके हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं, हम उनका कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या बात हुई कि शब्दों के उच्चारण, मजाक व सपनों के द्वारा विश्लेषण करना। ये बात किसने की? सिगमंड फ्रॉइड ने। कहां पर की? अपनी साइको एनालिसिस के स्कूल के अंदर की। इंग्लिश में लिखेंगे जॉब्स pronunciation and dream analysis। ये किस स्कूल के अंदर किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शब्दों के उच्चारण, मजाक व सपनों का विश्लेषण कौन से संप्रदाय के अंदर किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा मनोविश्लेषणवाद के अंदर हम ऐसा करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हमें क्या थ्योरीज दी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका नाम यहीं पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, जिसमें आता है इन अहम एवं परायहम। ये थ्योरी हमें किसने दी थी? तो सिगमंड फ्रॉइड ने इसके ऊपर बात
क्रांति थी। इसके बाद इन्होंने किस चीज पर बात की, वो है इडिपस एवं इलेक्ट्रा ग्रंथि। इंग्लिश में हम लिखेंगे इडिगो एंड मोरालिटी, और इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को हम लिखेंगे इलेक्ट्रा एंड ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। तो हमने मनोविश्लेषणवाद के अंदर क्या देखा कि लोगों के सपनों या फिर उनके उच्चारण करने के तरीके या उनके जोक्स करने के स्टाइल से हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं, उनका थोड़ा बहुत आकलन और एनालिसिस कर सकते हैं। तो साइको एनालिसिस के बाद एक स्कूल आता है जिसको हम कहेंगे बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जो कि हमारा नेक्स्ट स्कूल है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को हम हिंदी में कहेंगे व्यवहारवाद। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जरूर कोई ना कोई बात व्यवहार के ऊपर की गई होगी। तो बिहेवियरिज्म दिया किसने, जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन ने सबसे पहले इसके बारे में हमें कहा कि बिहेवियर के जरिए भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो बिहेवियरिज्म के अंदर उन्होंने किस चीज की बात की, तो उन्होंने बात की ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, अवलोकनात्मक व्यवहार, कि हम इंसान का जो व्यवहार है उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बाद हम कुछ ना कुछ एनालिसिस निकाल सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। साथ ही में उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की जो कि है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हिंदी में हम लिखेंगे अनुबंधन। तो अनुबंधन में उन्होंने क्या कहा कि बच्चे से आदत डलवाकर हम कोई भी काम करवा सकते हैं। तो कंडीशनिंग के अंदर किसकी बात हुई, आदत डलवाने की। आदत डलवाने की, ये आदत डलवाने की बात किसने की, जेबी वॉटसन ने। ठीक है, तो उन्होंने आदत डलवाने पर और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर जोर दिया। तो इसके साथ, इस आदत डलवाने वाली बात के साथ एक कोट जो है जेबी वॉटसन का, वो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई भी 1 डज़न 12 स्वस्थ बच्चे दे दीजिए और उन्हें मैं वही बना दूंगा जो आप कहेंगे। अगर आप कहेंगे कि इन्हें डॉक्टर बनाना है तो मैं इन्हें डॉक्टर बना दूंगा, अगर आप कहेंगे कि इन्हें लॉयर बनाना है तो मैं इन्हें लॉयर बना दूंगा। तो वो कैसे उन बच्चों को इस तरह से ढाल देंगे, वो उन्हें आदत के जरिए, आदत लगवाकर उनको इस तरह से रिइंफोर्समेंट करके कि वो सिर्फ डॉक्टर बनने के बारे में ही सोचे और उसी फील्ड में काम करे, उस तरीके से वो उन्हें आदत डलवा देंगे और वो उनको चेंज कर देंगे। तो ये बात किसने की, ये बात जेबी वॉटसन ने कही। जेबी वॉटसन ने क्या कही, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये बात किसने कही। तो इन्होंने कहा मुझे 1 डज़न स्वस्थ शिशु लाकर दो और जो तुम और उन्हें मैं डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर आदि बना सकता हूं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वो तो सभी अपने बच्चे को डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनाते हैं, बट उन्होंने कहा कि अगर आप कहोगे कि इस बच्चे को चोर बनाना है तो मैं इसका अनुबंधन, इसकी कंडीशनिंग ऐसी करूंगा कि वो बड़ा होकर चोर ही बनेगा, और अगर आप कहोगे कि इसको डॉक्टर बनाना है तो मैं इसकी कंडीशनिंग, इसको ऐसी आदतें डलवा दूंगा, ऐसा अनुबंधन कर दूंगा कि ये बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। तो ये बात किसने की, जेबी वॉटसन ने। और इसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट इंसान आ जाता है जो कि है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें बताया कि जो बच्चे का दिमाग है वो एक खाली स्लेट के जैसा होता है, वो एक कच्ची मिट्टी होता है जिसको हमें पका पका कर मढ़ना पड़ता है, हमें ही उसे ज्ञान देना पड़ता है, वरना वो बहुत ज्यादा
खाली स्लेट है वो तो बहुत ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो तो नालायक है, ऐसा लगा लो आपकी, वो तो खाली स्लेट है ना। तो जैसा हम उसको बनाएंगे वो वैसा ही बनेगा। तो जॉन लॉक ने क्या कहा, जॉन लॉक ने कहा चाइल्ड्स माइंड इज तबुल रासा। ये क्वेश्चन 2020 हैशटैग में आया हुआ है कि चाइल्ड माइंड इज तबुल रासा, ये बात किसने बोली, तो ये बात बोली जॉन लॉक ने। इसको हम लिखेंगे, जॉन लॉक ने कहा बच्चे का दिमाग खाली स्लेट जैसा होता है। इसमें हम स्टार लगा लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिहेवियरिज्म के बाद हमारा स्कूल आता है, वो है गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट को हम हिंदी में भी गेस्टॉल्ट ही बोलेंगे। नेक्स्ट स्कूल इज गेस्टॉल्ट। ये जो गेस्टॉल्ट है ये स्कूल हमें किसने दिया, इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है मैक्स वर्दीमीर। बट मैक्स वर्दीमीर के साथ साथ तीन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके नाम हमसे पूछे जाते हैं बार बार एस्टेट के एग्जाम में, तो स्पेशली वो ऐसे दे देते हैं कि इनमें से कौन गेस्टॉल्ट का संप्रदाय नहीं है। तो हमें उनमें से एक इंसान ऐसा मिलेगा जो कि नहीं है और वो हमें टिक करना पड़ेगा। तो और बाकी कौन कौन है मैक्स वर्दीमीर के साथ साथ, वो है कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन। ये भी गेस्टॉल्ट के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो गेस्टॉल्ट की थ्योरी कैसे है, गेस्टॉल्ट की थ्योरी में हमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया सबसे पहला पॉइंट आएगा एन ऑर्गेनाइज्ड होल। अब ये ऑर्गेनाइज्ड होल क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड होल जो है ये इस गेस्टॉल्ट का मीनिंग है। इस नाम का मतलब क्या है, गेस्टॉल्ट जो है वो एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड होल, एक वर्गीकृत पूर्ण। अब ये वर्गीकृत पूर्ण क्या है हमें समझ नहीं आया। तो कैसे है कि ये लगा लेते हैं कि हमारे पास एक साइकिल है, ठीक है, उस साइकिल का ये हैंडल हो गया, ये उसकी सीट है, ये उसकी टायर्स है, ये उसकी चैन है। तो पहले हमने वर्गीकरण कर लिया कि हैंडल यहाँ पे रख दिए, सीट यहाँ पे है, टायर दोनों इकट्ठे, चैन है, ठीक है। अब हमें इसे पूर्ण बनाना है, पहले हम उसका वर्गीकरण करेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं कि सीट है, ये चैन है, ये टायर है, तो हमें पता कैसे चलेगा हमें उसे लगाना कहाँ पे है। तो हम पहले वर्गीकरण करेंगे और फिर उसको एक पूर्ण बना देंगे जिसका हमारे जीवन में कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड होल का मतलब। उसके बाद में जो थ्योरी है उसने किसके ऊपर जोर दिया कि द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। द होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। संपूर्ण भिन्न के योगों से अलग होता है। अब ये क्या बात हुई कि संपूर्ण भिन्न के योगों से अलग होता है। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास वापस से साइकिल है, ये उसके पार्ट्स है, ये सीट हो गई, ये टायर हो गई, ये उसकी चैन हो गई। तो जब हमें पता है कि संपूर्ण साइकिल कैसे दिखेगी, एक सही साइकिल कैसे दिखेगी हमें पता है, बट अगर हम उसके भिन्न के मतलब कि उसके टुकड़ों के, उसके पार्ट्स के अलग अलग तरीके से योग करेंगे तो क्या वो उस साइकिल जैसा ही बनेगा? जरूरी नहीं कि वो उस साइकिल जैसा ही बनेगा। मान लीजिए एक टायर मैंने यहाँ लगा दिया, सीट यहाँ लगा दी, हैंडल दोनों नीचे लगा दिए, तो क्या वो साइकिल का काम करेगा? क्या हमें सही साइकिल मिली? नहीं। वैसे ही मान लीजिए अगर एक मिक्स वेज बना रहे हैं हम घर पे, तो मिक्स वेज के अंदर डले आलू, भिंडी और जो भी सब्जियां डलती है वो सब मिक्स वेज के अंदर डली। बट अगर हम ये सारी सब्जियां अलग अलग लेते हैं कि आलू की सब्जी बनी हुई है घर पे, भिंडी की सब्जी बनी हुई है, दाल बनी हुई है या फिर कोई और सब्जी बनी हुई है,
और उन चारों सब्जियों को हम मिला देते और कह देते कि ये लो मिक्स वेज बन गया, तो क्या हमें सेम मिक्स वेज का टेस्ट मिलता? बिल्कुल भी नहीं। तो यही बात यहाँ पर की गई कि संपूर्ण का हमें पता है कि वो कैसा बनने वाला है, लेकिन जब भी हम उसके भिन्न के योग करेंगे, उसके भिन्न के अलग अलग पार्ट्स को मिला देंगे, तो क्या हमें वैसा ही संपूर्ण मिलेगा? इनकी थ्योरी के अनुसार हमें वैसा ही संपूर्ण नहीं मिलेगा, जो रिजल्ट होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे हमारी गेस्टोर की थ्योरी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारी थ्योरी आती है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद या फिर हम कहें सृजनात्मकतावाद। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म से पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म मतलब संज्ञानवाद। कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद। संज्ञानवाद संप्रदाय के जनक कौन है? ये दिया किसने हमें? ये दिया हमें जेरोम ब्रूनर ने। इन्होंने इसके बारे में बात की। तो संज्ञानवाद के अंदर इन्होंने क्या बात की कि कहीं ना कहीं संज्ञान से रिलेटेड है। संज्ञान मतलब हमारी चेतना, हमारे दिमाग से रिलेटेड है। तो इन्होंने इसमें बात की कि चिंतन को सूचना प्रसंस्करण के रूप में मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि संज्ञान हुआ, चिंतन हुआ, थिंकिंग हुई। तो जब भी हम थिंकिंग करेंगे तो कोई ना कोई सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचेगी, हमारे संज्ञान तक वो सूचना जाएगी और फिर हम उस पर कोई एक्शन लेंगे। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे दे कंसिडर थिंकिंग एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। दे कंसिडर थिंकिंग एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। चिंतन को सूचना प्रसंस्करण के रूप में माना जाता है। हिंदी में लिखेंगे चिंतन को सूचना प्रसंस्करण के रूप में माना जाता है। अब इसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे माना जाता है। देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो इतना तो हमें पता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो हमारे दिमाग तक जा रही है, तभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर हम सोच ही नहीं रहे होते तो कोई विचार हमारे मन के अंदर आता ही क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम जॉब करने के बारे में सोचते ही नहीं क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसी प्रकार अगर हमारे दिमाग में चिंतन आया कि मुझे अब जॉब की जरूरत है, मुझे अब काम करना चाहिए, तो कोई ना कोई सूचना हमारे ब्रेन तक गई होगी कि मुझे अब काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेरी एज निकलती जा रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, या फिर मेरे घर पे जरूरतें हैं, उसकी वजह से जो भी हमारा रीजन रहेगा। बट जब हम सोचेंगे तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जरूर जाएगी, और जब इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन पर जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम चिंतन करेंगे, उसको ठीक करने के तरीके देखेंगे। समस्या समाधान होगा हमारा, समस्या समाधान। तो ये बात किसने की? ये बात हुई हमारे कॉग्निटिविज्म के अंदर, जो कि हमें दिया जेरोम ब्रूनर ने। उन्होंने कहा कि जब भी थिंकिंग होगी तो कोई ना कोई सूचना हमारे दिमाग के अंदर जाएगी, कोई ना कोई सूचना का प्रसंस्करण होएगा और हम हमारे संज्ञान से काम लेंगे, हम हमारे दिमाग से काम लेकर उसका समाधान निकाल लेंगे, समस्या का समाधान निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा स्कूल आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म को हिंदी में बोलते हैं मानवतावाद। मानवतावाद, ये संप्रदाय हमें किसने दिया? ये संप्रदाय हमें दिया कार्ल रोजर्स ने। इसके साथ साथ कार्ल रोजर्स के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट नेम आता है जो कि है अब्राहम मैस्लो, क्योंकि इन्होंने ह्यूमनिज्म के अंदर आगे जाकर बहुत सारी थ्योरीज दी जो हम हमारे आगे वाले सिलेबस में पढ़ेंगे। तो ह्यूमनिज्म के अंदर क्या बात हुई? ह्यूमनिज्म के अंदर बात हुई फ्री विल की। फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा शक्ति। इसको हम समझते हैं। ह्यूमनिज्म में क्या बात हुई? ह्यूमनिज्म में ये कहा गया कि जो भी इंसान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि वो सक्सेस ना हो, उसको सक्सेस ना मिले। जब भी वो कोई काम करेगा तो ये सोचेगा कि काश मैं उसमें कामयाब हो जाऊं।
तो हर इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। ये बात हुई ह्यूमनिज्म में। फ्री विल में ये बात हुई कि हर एक इंसान की एक स्वतंत्र इच्छा होती है जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो काम वो खुद करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स के अंदर जैसे एक कैरेक्टर था जो कि फोटोग्राफर बनना चाह रहा था, बट उसके फादर ने कहा कि क्या कहेंगे लोग, शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया और तुम फोटोग्राफी करना चाह रहे हो। तो उस लड़के की फ्री विल थी कि उसे फोटोग्राफी बननी है, फोटोग्राफर बनना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। तो उसने ये जवाब दिया कि क्या हो गया बाबा, छोटा घर ले लूंगा, छोटा कार होगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता 4 लोग क्या बोलेंगे, बट मैं खुश रहूंगा। तो लोगों के अंदर फ्री विल होती है, वो अपना स्वतंत्र रहकर उनकी जो स्वतंत्र इच्छा वो उसे पूरा करना चाहते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो स्वतंत्र इच्छा हमेशा पूरी हो। इसके बाद में जो हमारा लास्ट स्कूल आता है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब सृजनात्मकतावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म सृजनात्मकतावाद। सृजनात्मकतावाद के अंदर क्या बात हुई? कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके नाम से हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट आ गया। कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बनाया जा रहा है, बट क्या बनाया जा रहा है? इसके अंदर क्या बात की गई? इसके अंदर बात की गई कि रचनावाद सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया हमें कि जो शिक्षार्थी है वो निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का निर्माण स्वतंत्र करता है, वो खुद से कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। वो सिर्फ सुनता नहीं रहता कि बस बच्चे को बिठा दिया और आप बोलते गए बोलते गए बोलते गए और वो सब कुछ सीख गया, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो एक्सपीरियंसेस की तो कोई वैल्यू नहीं होती लाइफ के अंदर। तो उन्होंने कहा कि बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। ये बात हुई हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। शिक्षार्थी निष्क्रिय न रहकर स्वतंत्र रूप से शिक्षा का निर्माण करता है। कि वो एक्टिव रोल प्ले करेगा, वो खुद से सीखने की कोशिश करेगा। तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज रेदर देन जस्ट पैसिवली टेक इन इंफॉर्मेशन। तो जो लर्नर्स है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज, ना कि सिर्फ अपनी नॉलेज को पैसिवली ग्रहण कर लेंगे, वो कि सिर्फ सुनने से ही वो सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमसे पूछा जाएगा वो है कोऑपरेटिव लर्निंग का। ये कौन से संप्रदाय में बच्चों के द्वारा कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है, सहयोग अधिगम की बात की गई है कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं। ये बात हमें कंस्ट्रक्टिविज्म में देखने को मिलती है। अब इसके बाद हमने सब कुछ देख लिया इस थ्योरी के अंदर, बट हमने ये नहीं देखा कि इसके जनक कौन है। इस थ्योरी का कोई ऐसा सच जनक माना नहीं जाता, बट जो इंपॉर्टेंट नेम्स आते हैं इस थ्योरी के अंदर वो है पियाजे एंड वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर हमारे 8 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी खत्म होते हैं। अब हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला स्कूल है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। जल्दी जल्दी लिखते हैं और फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो सबसे पहला स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद। सेकंड आता है फंक्शनलिज्म जिसको हम कहते हैं प्रकार्यवाद। थर्ड आता है साइको एनालिसिस जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। उसके बाद आता है बिहेवियरिज्म जिसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। उसके बाद आता है गेस्टोल्ट जिसको हम गेस्टोल्टी बोलते हैं। उसके बाद में आता है कंस्ट्रक्टिविज्म जो कि हमने अभी एंडिंग में देखा था। उसके बाद आता है कॉग्निटिविज्म जिसके अंदर हमारे चेतना की बात की गई थी, चिंतन की बात की गई थी। और जो लास्ट बच गया वो है ह्यूमनिज्म। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज जो ये टॉपिक है हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।